इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। आज का विषय सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। सही कहा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का फोकस उम्मा आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अर्निंग्स कॉल पर है। ये तीसरी तिमाही यानी Q3 FY26 की कॉल है जो 23 जनवरी 2026 को हुई थी। और हमारे पास स्रोत सामग्री के तौर पर उनकी आधिकारिक प्रेजेंटेशन और एनालिस्ट के साथ हुए सवाल जवाब का पूरा ब्यौरा मौजूद है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे इस कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक हासिल की है। ड्रोन तकनीक में जो बुनियादी बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझना है। और साथ ही भारत के रक्षा क्षेत्र में जो एक बड़ा उछाल आ रहा है उसका असली मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, ड्रोन अब सिर्फ खिलौने या कैमरे नहीं रहे। ये सच में युद्ध और व्यापार की दिशा बदल रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। अगर हम भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो दुनिया भर में अनिश्चितताएं हैं। हर देश अपनी रक्षा तकनीक को लेकर आत्मनिर्भर होना चाहता है और यही मांग को बढ़ा रहा है। जो लोग तकनीक या भविष्य की युद्ध कौशल में रुचि रखते हैं उनके लिए ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह है, बाजार की नब्ज समझने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, वो स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। इस चर्चा में हम रक्षा खर्च या आत्मनिर्भरता और PLI जैसी सरकारी नीतियों का जिक्र करेंगे। पर हम केवल अर्निंग्स कॉल में दी गई जानकारी का तटस्थ रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए सीधे कंपनी के वित्तीय आंकड़ों और इस नई ऑर्डर बुक की सुनामी पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई सिर्फ Q3 के आंकड़े देखे तो पहली नजर में वो थोड़े म्यूटेड या शांत लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि राजस्व के मोर्चे पर कुछ खास हलचल नहीं हुई। वो म्यूटेड नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। असली कहानी भविष्य के ऑर्डर्स में छिपी है। वही तो। मैनेजमेंट ने बताया है कि FY26 में अब तक कंपनी को लगभग 440 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और ये आइडिया फॉर्ज के पिछले 20 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर क्वांटम है। 20 सालों में सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय उनके पास जो ओपन ऑर्डर बुक है वो 368 करोड़ रुपए की है। 368 करोड़। हाँ, ये वो ऑर्डर्स हैं जिनकी डिलीवरी अभी होनी बाकी है। बिल्कुल। और Q3 में ही बड़े अफसरों से 102 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं। और छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलाकर 115 करोड़ और आए हैं। मांग किसी एक ग्राहक पर निर्भर नहीं है। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल उठता है। हाँ। क्या मैनेजमेंट ने ये स्पष्ट किया कि इस ऑर्डर बुक को वे राजस्व में कैसे बदलेंगे? क्योंकि अक्सर रक्षा क्षेत्र में डिलीवरी में सालों लग जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और मैनेजमेंट ने इसका जवाब दिया है। तो उनका क्या लक्ष्य है इस तिमाही के लिए? उनका लक्ष्य इसी वर्तमान तिमाही यानी Q4 में इस खुली हुई ऑर्डर बुक का लगभग 40 से 45% हिस्सा पूरा करना है। 40 से 45% एक ही तिमाही में? हाँ। अब फोकस सिर्फ नए ऑर्डर लेने पर नहीं है बल्कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर है। जो श्रोता इस टर्म से वाकिफ नहीं है उनके लिए बता दूं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है कि जब तक आप डिलीवरी नहीं देते तब तक वो पैसा आपकी आय नहीं माना जाता। बिल्कुल सही समझाया आपने। और मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए 50% से ज्यादा के ग्रॉस मार्जिन की उम्मीद भी जताई है। 50% से ज्यादा? उत्पाद की लागत निकालने के बाद भी काफी अच्छा मुनाफा। लेकिन इतनी तेजी से डिलीवरी करने में सप्लाई चेन की बाधाएं तो आ सकती हैं। वो एक चुनौती हमेशा रहती है। खैर, जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के साथ हुए रक्षा सौदों का है। हाँ, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत। बिल्कुल। कॉल में बताया गया कि आइडिया फौज को अपने जॉल्ट और स्विच ड्रोन्स के लिए 100 करोड़ से अधिक के ऑर्डर्स मिले हैं। और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि सेना को इनकी तत्काल आवश्यकता है। वे लंबी टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते। लेकिन सेना ने इन्हीं ड्रोन्स को क्यों चुना? इसका जवाब सिर्फ उड़ान भरने में नहीं है। अर्निंग्स कॉल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस पर बहुत जोर दिया गया। आज के समय में आसमान में सिर्फ उड़ना काफी नहीं है। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचना असली चुनौती है। इसको समझने के लिए एक सरल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान एक बहुत ही शोर वाले कमरे में है जहां लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि उसे कुछ सुनाई ना दे। हाँ, और उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी है। अब उसे बाहर निकलना है तो वो शायद अपनी याददाश्त और कदमों की गिनती से बिल्कुल सही रास्ता खोज लेगा। ये एनालॉजी बहुत सटीक है।
आधुनिक युद्ध में इसे जीएनएस डिनाइड वातावरण कहते हैं। जहां जीपीएस सिग्नल जैम कर दिए जाते हैं, तो क्या ड्रोन भी कुछ ऐसा ही करते हैं? बिल्कुल, सामान्य ड्रोन ऐसे में अंधे और बहरे हो जाते हैं, लेकिन आइडियाफोर्ट के ड्रोन्स में विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम और सीआरपीए एंटेना जैसी तकनीक है। ये सीआरपी एंटेना कैसे काम करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। CRPA यानी कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटेना एक तरह का स्मार्ट फिल्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक शोर को पहचान लेता है। हाँ, जब दुश्मन जैमिंग करता है तो ये एंटेना उस शोर की दिशा को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ जरूरी सैटेलाइट सिग्नल्स को ही ग्रहण करता है। और अगर सिग्नल पूरी तरह कट भी जाए तो ड्रोन नीचे की जमीन की तस्वीरें लेकर अपना खुद का मैप बनाता है और सुरक्षित वापस लौट आता है, बिना किसी बाहरी संपर्क के। ये सेना के लिए बेहद क्रिटिकल है। इसी श्रेष्ठता के कारण गणतंत्र दिवस की परेड में जोल्ट और स्विच का प्रदर्शन किया गया। ये आयात से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का बहुत बड़ा प्रतीक है। अर्निंग्स कॉल में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया था। उसका इन व्यावसायिक आंकड़ों से क्या संबंध है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सुरक्षा बलों ने महसूस किया कि स्वदेशी और भरोसेमंद तकनीक होना कितना जरूरी है। तो मतलब नई तकनीकों की खरीद तेज हो गई है। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल हवा या टेलविंड की तरह काम कर रहा है। टेलविंड की बात करें तो बाजार में 20,000 करोड़ रुपए के महान निवेश की खबरें भी हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस के लिए ये खरीद होने वाली है। और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए भी। बिल्कुल, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकेज ड्रोन्स जो लक्ष्य देखकर खुद मिसाइल की तरह उस पर गिर जाते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। आइडियाफोर्ज इस मांग के लिए खुद को तैयार कर रहा है, साथ ही सरकारी नीतियों की भी उम्मीदें हैं। जैसे कि बजट में PLI 2.0 और R&D इंसेंटिव्स के आने की संभावना है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई कंपनी सिर्फ रक्षा क्षेत्र के भरोसे लंबे समय तक टिक सकती है? रक्षा टेंडर्स में काफी लेट लतीफी होती है, इसलिए कंपनी अपनी रणनीति बदल रही है। वे सिर्फ रक्षा क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। मतलब नागरिक और उद्यम क्षेत्र यानी सिविल और एंटरप्राइज मार्केट्स की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, पुलिस बल, पैरामिलिट्री, माइनिंग और फॉरेस्ट्री में ड्रोन्स का कमर्शियल इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। माइनिंग और जंगलों में इनका इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है। खदानों का सटीक 3D मैप बनाना हो या जंगलों में अवैध कटाई रोकनी हो, ड्रोन्स ये काम आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्राहक अब सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि परिणाम या आउटकम्स चाहते हैं। उन्हें डेटा से मतलब है, ड्रोन उड़ाने से नहीं। एकदम सही। और यहीं पर फ्लाई क्लाउड सॉफ्टवेयर और उनका ड्रोन एज अ सर्विस मॉडल काम आता है। मतलब अब वो सिर्फ हार्डवेयर बेचकर किनारे नहीं हो रहे। नहीं, वे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन के जरिए लगातार रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हार्डवेयर की बिक्री भी बढ़ रही है। ये तो रेजर और ब्लेड मॉडल जैसा हो गया। लेकिन क्या एक हार्डवेयर कंपनी के लिए रातों रात सॉफ्टवेयर कंपनी में बदलना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए भारी R&D चाहिए। पर यह सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन रक्षा ऑर्डर्स की अस्थिरता के बीच एक स्थिर आय दे सकता है। आय की बात हो ही रही है तो इनके वैश्विक विस्तार पर भी नजर डालते हैं। अमेरिका में फर्स्ट बीच के साथ इनका नया जॉइंट वेंचर बन रहा है। हाँ, ये अर्निंग्स कॉल का एक बड़ा हिस्सा था और इसके पीछे बहुत गहरी रणनीतिक सोच है। क्या ये सिर्फ अमेरिका में ड्रोन बेचने के लिए है या आयात नियमों से बचने के लिए? आज के समय में अमेरिका और चीन के व्यापारिक तनाव के कारण सिर्फ भारत से एक्सपोर्ट करना काफी नहीं है। तो फर्स्ट बीच के साथ मिलकर वे अमेरिका में ही असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अमेरिकी रक्षा इकोसिस्टम के नियमों का पालन आसानी से कर पाएंगे। स्थानीय रूप से असेंबल करने वाली इकाई को अमेरिकी सरकारी टेंडर्स में फायदा मिलता है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे विश्लेषणात्मक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एनालिस्ट्स के साथ हुआ Q&A सेशन। हाँ, सवाल जवाब में कई मुश्किल और रोचक बातें सामने आई। जैसे एक नए ड्रोन येटी का जिक्र हुआ। ये येटी क्या है? येटी एक भारी सामान उठाने वाला हैवी पेलोड लॉजिस्टिक्स ड्रोन है। मतलब ये डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के काम आएगा? बिल्कुल। मैनेजमेंट ने बताया कि इसके प्रपल्शन टेस्टिंग वर्जन की उड़ान 2026 के मध्य तक शुरू हो जाएगी। ये कंपनी को छोटे ड्रोन्स के बाजार से निकालकर बड़े बाजार में ले जाएगा। और इसके विपरीत कंपनी बहुत छोटे नैनो ड्रोन्स पर भी नजर रख रही है। Q&A में वेंटेज रोबोटिक्स में निवेश की बात आई थी। इन छोटे ड्रोन्स का क्या काम होता है? ये इतने छोटे होते हैं कि इमारतों के अंदर जाकर रूम क्लियरेंस या रूम इंटरवेंशन कर सकते हैं।
शहरी युद्ध या एंटी टेरर ऑपरेशंस में ये बहुत काम आ सकता है। सैनिकों के अंदर जाने से पहले ही कमरों का मुआयना हो जाएगा, जिससे जान माल का नुकसान काफी कम किया जा सकता है। ये सब तकनीकी रूप से बहुत शानदार लगता है, लेकिन Q&A में चुनौतियों पर भी बात हुई होगी। हाँ, एनालिस्ट्स ने लंपीनेस या बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव को लेकर सवाल पूछे। क्योंकि रक्षा ऑर्डर्स की प्रकृति ही लंपी होती है, कभी बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो कभी कुछ नहीं। मैनेजमेंट ने इसे बहुत पारदर्शी तरीके से स्वीकार किया। तो इसे संतुलित करने का क्या प्लान है उनका? रन रेट बिजनेस, जो नियमित ऑर्डर्स सिविल और एंटरप्राइज सेक्टर से आते हैं या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से आते हैं, वो एक स्थिर बेसलाइन रेवेन्यू तैयार करेंगे। और इसके अलावा सप्लाई चेन की बाधाओं पर भी बात हुई। जब 40 से 45% डिलीवरी एक तिमाही में करनी हो तो कंपोनेंट्स की किल्लत बड़ी चुनौती बन सकती है। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण बैटरियां और चिप्स का मिलना वैसे भी मुश्किल हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि वे वेंडर्स के साथ लंबी अवधि के अनुबंध कर रहे हैं। अमेरिकी जॉइंट वेंचर भी इस रिस्क को कम करने का एक तरीका है। Q&A में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड को लेकर भी एक बड़ा तकनीकी सवाल था। क्या ये छोटे ड्रोन दुश्मन के रडार को पूरी तरह जैम कर सकते हैं? इस पर मैनेजमेंट का जवाब काफी यथार्थवादी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन सिग्नल सुनने का काम तो बखूबी कर सकते हैं। मतलब लिसनिंग मोड में रडार की सटीक लोकेशन पता चल जाती है। हाँ, लेकिन दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जैम करने के लिए भौतिकी के नियम बीच में आ जाते हैं। ऊर्जा की सीमाएं, क्योंकि रडार को जैम करने के लिए कई किलोवाट पावर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, और इन छोटे बैटरी संचालित प्लेटफॉर्म्स पर अभी इतनी पावर जनरेट करना संभव नहीं है। इसलिए अभी फोकस आक्रामक जैमिंग के बजाय सर्वाइवल और खुफिया जानकारी जुटाने पर है। ये ईमानदारी निवेशकों को तकनीकी की वास्तविक सीमाएं समझने में मदद करती है। सही कहा। भविष्य में बैटरी तकनीक सुधरेगी तो क्षमताएं भी बढ़ेंगी। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक त्वरित निष्कर्ष निकालें, आइडिया फोर्ज ने शानदार ऑर्डर बुक हासिल की है और अब पूरा ध्यान एग्जीक्यूशन या डिलीवरी पर है। और भारतीय रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ड्रोन इंडस्ट्री की तरफ मुड़ने वाला है, जो गेम चेंजर होगा। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर आउटकम्स भी अब भविष्य तय करेंगे। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले शोध सामग्री से निकला एक गहरा विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे ड्रोन बिना किसी बाहरी जीपीएस या संचार के सिर्फ अपने विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम और एंटी जैमिंग तकनीक से खुद अपना रास्ता बना रहे हैं और लक्ष्यों की पहचान भी कर रहे हैं। तो भविष्य की युद्धों के बारे में सोचिए, जब आसमान में उड़ने वाली ये मशीनें पूरी तरह से रेडियो साइलेंट होंगी, उनका इंसानों से कोई संपर्क नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब इंसानी कंट्रोल खत्म हो जाएगा और मशीनें खुद अपने फैसले ले रही होंगी, तो युद्ध के मैदान में असल नियंत्रक कौन होगा? ये बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या नियंत्रक वो इंसान होगा जो मीलों दूर स्क्रीन के पीछे बैठा है, या उस मशीन के अंदर बैठा वो एल्गोरिदम जो जीवन और मृत्यु के फैसले खुद कर रहा है? ये तकनीक और नैतिकता के मुहाने पर खड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य को तय करेगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण को सुनने के लिए धन्यवाद। भविष्य में ऐसे ही नए विषयों के साथ फिर मिलेंगे।